Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is liver, gallbladder and pancreas past acute. तो पहले स्टार्ट करते हैं acute pancreatitis वाला। तो acute pancreatitis वाले टॉपिक के अंदर आपने डायग्नोस करना होगा। डायग्नोस कैसे करोगे? सीवियर पेन इन एपिगैस्ट्रियम जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा होगा। नंबर 2 अमाइलेज ज़्यादा होगा। नंबर 3 हाइपोकैल्सीमिया दिया होगा ड्यू टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इन द सपोनिफिकेशन है। तो इसकी पैथोजेनेसिस आपसे पूछी जाएगी, इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी इटियोलॉजी। ओके, तो ऑलमोस्ट इसका सब कुछ पूछा जाएगा आपसे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर को देख लेते हैं। पहले हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को देख लेते हैं, होता क्या है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में रिवर्सिबल पैरेन्काइमल इंजरी होती है, ओके, ड्यू टू टॉक्सिक एक्सपोजर टू द सब्सटेंस लाइक अल्कोहल और गॉलस्टोन की वजह से ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो इसकी एटियोलॉजी को आपने 5 में डिवाइड करना है। इसका न्यूमोनिक है, जी से जेनेटिक है। जेनेटिक में आपके या तो ट्रिप्सिन में मसला आ जाएगा या आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस में मसला आ जाएगा। ट्रिप्सिन के जीन में प्रस आ जाएगा, प्रस या स्पिंक आ जाएगा या कैल्शियम सेंसिंग रेगुलेटर आ जाएगा या सीएफटीआर में मसला आ जाएगा। वी से आ जाएगा वेस्कुलर, वेस्कुलर में शॉक हो गया, एथेरोएम्बोलिज्म या वास्कुलाइटिस, खासतौर पे पॉलीआर्थराइटिस नोडुला। आई से आपका आ जाएगा इन्फेक्शियस, फॉर एग्जांपल मम्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एम से आपका मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक में अल्कोहलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है और ड्रग्स आ जाती है। और एक और एम से क्या होगा, मैकेनिकल, मैकेनिकल में भी सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, गॉलस्टोन है। ये आपने इस तरह याद करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ। पैथोजेनेसिस के अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं आसान बना दूंगा। आपने इसको 3 में डिवाइड करना है। नंबर 1 डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, नंबर 2 आ जाएगा एसिनार सेल इंजरी और नंबर 3 आ जाएगा डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। और आप इन सबको कन्वर्ट करना है एसिनार सेल इंजरी पर। और एसिनार सेल इंजरी की वजह से क्या चीजें होगी, 4 चीजें होगी। इसका न्यूमोनिक है डीएफआईपी, ओके, डीफिप है, डीफिप यानी डीफीएम से डीफिप हो जाएगा, ओके। तो डी से क्या हो जाएगा, डैमेज टू द वेसल वॉल और हैमरेज हो जाएगा, ओके। एफ से फैट नेक्रोसिस हो जाएगा। पी से, आई से इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन और पी से प्रोटियोलाइसिस है। दोबारा बता दूं कि आपने पहले डैट से रट्टा मारना है, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, नंबर 2 एसिनार सेल इंजरी, नंबर 3 डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। और ये सारे कन्वर्ज हो जाएगी एसिनार सेल इंजरी के ऊपर। एसिनार सेल इंजरी की वजह से एक्टिवेटेड एंजाइम हो गए और डीपीआईपी कराएंगे। डी से डिफेक्टिव एंड सॉरी डैमेज टू द वेसल वॉल जिसकी वजह से हैमरेज हो जाएगा। एफ से फैट नेक्रोसिस हो जाएगा। आई से आपका इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन और पी से प्रोटियोलाइसिस जिसकी वजह से एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। अगर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कोलेलिथियासिस की वजह से या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकती है, चाहे जिस मर्जी मैकेनिज्म से, उसकी वजह से इंटरस्टिशियल एडीमा होगा। इंटरस्टिशियल एडीमा की वजह से इस्कीमिक इंजरी होगी। इस्कीमिक इंजरी यानी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो की वजह से इस्कीमिया, इस्कीमिया की वजह से सिनार सेल इंजरी, जबकि इसकी वजह से इंट्रासेलुलर प्रोएंजाइम और लाइसोसोमल हाइड्रोलेज ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम एक्टिवेशन देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रासेलुलर एंजाइम एक्टिवेशन देखने को मिलती है और यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी होती है प्रोएंजाइम की टू द लाइसोसोमल कंपार्टमेंट। तो ये तो होगी हमारी पैथोजेनेसिस। और ये रट्टा मार लेना कि इसके अंदर ये डीएफआईपी है। डी से डैमेज टू द वेसल वॉल और हैमरेज आ जाएगा। आपसे फैट नेक्रोसिस, आई से इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन और पी से प्रोटियोलाइसिस है। और इसकी अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर वंस अगेन आपने मेमोनिक रट्टा मारना क्योंकि इसके बगैर तो सहारा ही नहीं है। फैब डीएमएम, ओके। तो एफ से फैट नेक्रोसिस उसके अंदर भी पड़ा था। ए से एक्यूट इन्फ्लेमेशन उसके अंदर भी पड़ा था, ओके। बी से हो जाएगा ब्लड वेसल डैमेज, वो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डैमेज टू द ब्लड वेसल, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद डी, डी से क्या होगा, डी से डैमेज इंक्लूडिंग आउटो डाइजेशन यानी डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा। और एम से क्या हो जाएगा, माइक्रोवैस्कुलर लीक एंड एडिमा, ये आपको देखने को मिलेगा, ओके। और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। फॉर एग्जांपल लिमिटेड फॉर्म में एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, सॉरी एक्यूट इंटरस्टिशियल पैनक्रियाटाइटिस, उसमें सिर्फ इन्फ्लेमेशन इंटरस्टिशियम की होती है और फोकल फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको सपोनिफिकेशन हो जाएगा ड्यू टू ट्रिगर बाय लाइपेज एक्टिविटी। इसके बाद है कि एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस, उसके अंदर नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती है सिनाई की, डक्ट की और आइलेट्स की। और हेमरेज के अंदर क्या होगा, पैरेन्काइमल नेक्रोसिस इज कंप्लाइंड बाय इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। और डायग्नोसिस करने के लिए आपने लाइपेज के लेवल ज्यादा देखना क्योंकि लाइपेज ज्यादा अच्छा सेंसिटिव होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजीरिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन का रट्टा मार लो। कॉम्प्लिकेशन के क्या क्या रहते हैं, नंबर 1 शॉक, नंबर 2 पैनक्रियाटिक सोडोसिस आ जाएगा, नंबर 3 पैनक्रियाटिक एब्सेस, नंबर 4 एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रीनल फेलियर और डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और यहाँ पे आके हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस वाला, ओके। अब हम आ जाते हैं गाल ब्लैडर की तरफ। तो गाल ब्लैडर में आपने मॉर्फोलॉजी पहले पढ़नी है क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस की। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में। तो आपको पहले नोट करना है कि सब सिरोजल कंजेशन देखने को मिलती है। नॉर्मली सिरोजा स्मूथ और ग्लिस्टरिंग होता है लेकिन सब सिरोजल फाइब्रोसिस की वजह से आपको ग्लिस्टरिंग देखने को मिलेगा, क्लियर। तो नंबर 1 सब सिरोजल फाइब्रोसिस, और सब सिरोजल फाइब्रोसिस की वजह से सिरोजा क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। स्मूथ और ग्लिस्टरिंग नॉर्मल होता है सब सिरोजल फाइब्रोसिस। नंबर 2 डेंस फाइब्रस अल्डियन हो जाती है। नंबर 3 ग्रे वाइट होता है जब आप उसको कट करते होते हैं, ठीक है। और इसमें बाइल भरा हुआ होगा, ठीक है। कट सेक्शन पे आपको ग्रे वाइट नजर आएगा, उसमें बाइल भरा हुआ होगा, ग्रीन येलो बाइल भरा हुआ होगा। अब हिस्टोलॉजिकल में आ जाते हैं। हिस्टोलॉजिकल में अगर माइल्ड है ना, माइल्ड, तो माइल्ड में आपको सिर्फ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलते हैं। अगर एडवांस है तो आपको सब एपिथेलियल और सब सिरोजल फाइब्रोसिस दोनों देखने को मिलेगी। एक कंप्लाइंट बाय मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन है।
और यहाँ तक कि आपको क्या देखने को मिल सकती है, रिएक्टिव प्रोलिफरेशन ऑफ म्यूकोसा एंड फ्यूजन ऑफ म्यूकोसल फोल्ड, इसकी वजह से क्लिप्ट बरी हो जाएगी और इसकी वजह से आउट पाउचिंग होती है म्यूकोसा की थ्रू द म्यूकोसल एपिथेलियम थ्रू द वॉल, जिसको बोलते हैं रोकेटेंस के स्कोप साइनस कहते हैं। ठीक हो गया। बाकी आपको पोर्सिलिन गॉलब्लैडर देखने को मिल सकता है ड्यू टू डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है या हाइलिनाइजेशन की वजह से हाइलिनाइज कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा। ज़ेंथोग्रानुलोमेटस के अंदर क्या होगा, रप्चर ऑफ रोकेटेंस के स्कोप साइनस है और उसकी वजह से फॉलोड बाय एक्युमुलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, जिसने क्या किया हुआ है, बिलियरी फास्फोलिपिड को इंजेस्ट किया हुआ है। उन लिपिड कंटेनिंग सेल को क्या बोलते हैं, जिनके फॉर्म में साइटोप्लाज्म है, उनको क्या बोलते हैं, थीरोमा सेल बोलते होते हैं। लास्ट में आपका हाइड्रॉप्स ऑफ गॉलब्लैडर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसिरोजल फाइब्रोसिस हो जाती है। नंबर 2 डेंस फाइब्रस एडियन हो जाती है ड्यू टू परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन। नंबर 3 कट सेक्शन में ओपैक ग्रे व्हाइट होता है। ओके, और ग्रीन येलो म्यूकोइड बाल देखने को मिलेगा, स्टोन भी देखने को मिलेगा, म्यूकोसा प्रिजर्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभार आपको क्या देखने को मिल सकता है, अच्छा, इनिशियली आपको स्कैटर लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे। माइल्ड केस में, एडवांस केस में आपको सब एपिथेलियल या सब सेलुलर फाइब्रोसिस देखने को मिल सकती है। आउट पाउचिंग ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम थ्रू द वॉल, इसको रोकेडेंस के स्कोप साइनस कहते हैं। रेयर इंस्टेंसेस के अंदर आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, जिसको पोर्सिलिन गॉलब्लैडर कहते हैं। ओके, तो इसकी वेरिएंट बता रहे हैं। हाइलिनाइजिंग कोलिसिस्टाइटिस, जिसमें आपको कंप्लीट रिप्लेसमेंट बाय डेंस फाइब्रोसिस है, या ज़ेंथोग्रानुलोमेटस हो सकती है, जिसमें आपको एक्युमुलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, जिसने क्या इंजेस्ट किया है, बिलियरी फास्फोलिपिड, या हाइड्रॉप्स देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको क्लियर सिक्रेशन है, या IgG4 रिलेटेड कोलिसिस्टाइटिस है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो सकता है विद कोलेंजाइटिस, या अगर ये रप्चर हो गया तो उसकी वजह से लोकल एब्सेस हो गया या फट गया, परफोरेशन हो गई तो फिर लोकल एब्सेस, रप्चर हो गया तो डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस हो सकता है, कोलिसिस्ट एंटेरिक फिस्टुला हो सकता है, बिलियरी एंटेरिक फिस्टुला हो सकता है, लास्ट में एग्रेवेशन हो सकती है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल इलनेस की। क्लियर, तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक। अच्छा, गॉल ब्लैडर कैंसर के अंदर क्या है, गॉल ब्लैडर कैंसर के अंदर जो इसकी प्रीकर्सर लिगेन है ना, वो फ्लैट इन सिटू लिगेन है। ओके, मैस फॉर्मिंग एडिनोमा लिगेन, जिसको क्या बोलते हैं, इंट्राकोलिसिस्टिक पेपिलरी ट्यूबुलर नियोप्लाज्म बोलते हैं, और इसमें पेरिन्यूलर या वैस्कुलर इन्वेजन को आपने देखा होता है। क्लियर, तो ये तो हो गया हमारा क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे गॉल स्टोन की टाइप्स और कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल स्टोन ये पूछी जा रही है। तो कोलिलिथियासिस, ये गॉल स्टोन, इसकी कॉम्प्लिकेशन को देख लेते हैं पहले। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। नंबर 1 एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस या क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस या कैंसर हो सकता है, आपने क्या रट्टा मारना। इसके बाद एम्पाइमा हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, फिस्टुला फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस या पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, या गॉल स्टोन आइलेस हो सकता है, उसको बोवरेट सिंड्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोवरेट सिंड्रोम बोलते होते हैं। तो ये आ जाएगा। बाकी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को दो में डिवाइड करते हैं, एक्यूट कैलकुलस और एक्यूट एक कैलकुलस होता है। एक्यूट कैलकुलस के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, केमिकल इरिटेशन की वजह से क्या होगा, केमिकल इरिटेशन की वजह से म्यूकोसल फॉस्फोलाइपिस क्या तोड़ देंगे, लेसिथिन को लाइसोलेसिथिन में तोड़ देते हैं, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो सकती है, या फिर आपका क्या हो सकता है कि मैकेनिकल कंप्रेशन देखने को मिल सकती है इंट्राल्यूमिनल इन्फेक्शन की वजह से, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। एक्यूट कैलकुलस, इसकी जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वन इन्फ्लेमेशन और एडीमा होते हैं, खासतौर पर आपको सेप्सिस विद हाइपोटेंशन में देखने को मिलते हैं, इम्यूनोसप्रेशन में या मेजर ट्रॉमा में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद दो तरह के गॉलस्टोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं और दूसरा हमारे हो जाते हैं पिगमेंटेड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाले येलो व्हाइट होते हैं, जबकि ब्राउन टू ब्लैक होती है। नंबर 2 जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले ग्लिस्टनिंग रेडिएटिंग क्रिस्टलाइट पैलिसेट बनाते हैं, यानी ग्रे व्हाइट होते हैं। ओके, ये बात रट्टा मार लेनी है। इसके अलावा रेडियोलुसेंट होते हैं, रेडियो पैक होते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको इनकी नेचर कहाँ पे लिखी हुई है, इनकी नेचर, अच्छा ये नेचर लिखी हुई है। ओके, तो इनमें क्या देखने को मिलेगा, इनमें प्योरली कोलेस्ट्रॉल होगा या सफिशिएंट कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या हो सकती है, ये रेडियो पैक हो सकते हैं। और अगर सुपर सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल बाल में चला गया तो ये क्या कर देगा, कोलेस्ट्रोलिसिस करवा देगा। आगे पिगमेंटेड गॉलस्टोन ब्राउन टू ब्लैक हो सकते हैं। जो ब्लैक वाली है ना, ये स्टीराइल गॉल ब्लैडर में होते हैं। ब्राउन वाले हमेशा किसी इन्फेक्शन के अंदर होंगे, इन्फेक्टेड लार्ज बाइल डक्ट के अंदर होते हैं। ब्लैक स्टोन में ऑक्सीडाइज्ड पॉलीमर होते हैं, किसके, कैल्शियम साल्ट के ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको कैल्शियम साल्ट और पाल्मिटेट और स्टीरिक एसिड देखने को मिलता है। अब ये ब्लैक स्टोन होते हैं, ये रियरली ग्रेटर देन 1.5 है। ठीक है, रियरली होते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फ्राइबल होते हैं, स्पिक्यूलेटेड और मोल्डेड होते हैं, जबकि ये सोप लाइक ग्रीजी देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया, सोप लाइक ग्रीजी देखने को मिलते हैं। तो ये आपने डिफरेंस वगैरह देख लेना होता है। बाकी ये हमारे जो ऑलमोस्ट जो ब्लैक वाली है ना, ब्लैक वाली वो रेडियो ओपैक होते हैं, लेकिन जो ब्राउन वाले आपको रेडियो लूसेंट देखने को मिलते होते हैं। अब इनके रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं। ओके, अब जो रिस्क फैक्टर हमारे कोलेस्ट्रॉल वाले, इसका निमोनिक होता है 5F है, यानी आपको फीमेल में देखने को मिलेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन है, फॉर एग्जांपल के फीमेल जेंडर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या प्रेगनेंसी को है। अब फैट है तो फैट का में ओबेसिटी मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाएगा या हाइपरलिपिडीमिया सिंड्रोम आ जाएगा। फैमिलियल में इनबॉर्न एरर और बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म आ जाएगा। ओके, फैट भी हो गया, 40 या 40 में एज आ जाएगा। और डेमोग्राफी में आपके अमेरिकन या यूरोपियन में देखने को मिलता है। जो पिगमेंटेड स्टोन है, पिगमेंटेड स्टोन के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, पिगमेंटेड स्टोन एशिया में ज़्यादा कॉमन होते हैं। क्रॉनिक हिमोलिटिक एनीमिया, बिलियरी इन्फेक्शन किससे हो सकता है,
ये निमोनिका एस यानी ये हो सकता है एस्कैरिस से हो सकता है, इसके अलावा ये क्लोनॉर्किस से हो सकता है, एशर्शिया कोलाई की वजह से हो सकता है, इसके अलावा जीआईटी डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल आइलियल डिजीज लाइक क्रोन डिजीज, आइलियल रिसेक्शन, बाईपास, सिस्टिक फाइब्रोसिस विद पेरिक्राटिक इनसफिशिएंसी, इसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता होता है। ऑलमोस्ट हमने गाल स्टोन्स के टॉपिक को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ओके, ये भी कवर हो गया है। ओके, ये भी कवर हो गया है। पिगमेंटेड स्टोन है। ओके, माइक्रोस्कोपिक फीचर, ये माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या बताई हुई है? माइक्रोस्कोपिक फीचर गाल स्टोन, गाल ब्लैडर इज लार्ज एंड द डेंस इन लार्ज एंड टेस्ट। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की बताई हुई है, मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन की हुई है। ओके, तो वो कह रही है कि अगर आपने गाल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जिसमें स्टोन थे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस देखने को मिलेगा। और क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है अगर सर्जरी ना की? तो गाल स्टोन की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है कि एक्यूट या क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, एम्पाइमा, परफोरेशन, फिस्टुला फॉर्मेशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टाइटिस हो सकती है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, गाल स्टोन आइलेस जिसको बोवेट सिंड्रोम कहते हैं, और गाल ब्लैडर कार्सिनोमा भी हो सकता है। अब गाल ब्लैडर नंबर 1 इलाज और टेंडर होगा। ओके, ठीक हो गया। नंबर 1 आपने ये नोट करनी है। नंबर 2 इसमें ग्रीन ब्लैक डिस्कलरेशन देखने को मिल सकती है ड्यू टू सबसिलोजल हैमरेजेस है। ओके, नंबर 3 क्या होगा? फिब्रिनस एक्सुडेट देखने को मिलेगा जो कि फिब्रिनोप्रूलेंट भी हो सकता है। जो गाल ब्लैडर की वाल है वो थिकनेड हो सकती है। क्लियर? अगर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल ना किया तो ये गैंग्रीनस और रप्चर करवा सकती है। ओके, ये भी हमारा हो जाएगा। ओके, ओके, हिस्टोलॉजिकली अच्छा, यहाँ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में गाल ब्लैडर इलाज और टेंस आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2 ग्रीन ब्लैक डिस्कलरेशन होगी ड्यू टू सबसिरोजल हैमरेजेस, और जो सिरोजा फिब्रिनस एक्सुडेट से कवर होगा जो कि फिब्रिनोप्रूलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमने गाल ब्लैडर के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लीवर कैंसर की तरफ चलते हैं। ओके, लीवर कैंसर से, लीवर कैंसर में अल्फा बीटा प्रोटीन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। फटीग, वेट लॉस, हेपेटाइटिस बी या सी की हिस्ट्री, अल्ट्रासोनोग्राम आपको एब्डोमेन में देखने को मिल सकता है। तो एक मतलब मैं आपको सुपरफिशियल ओवरव्यू दे दूँ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की जो प्रीकर्सर लेयर होती है, एक स्मॉल चेंज है लार्ज सेल चेंज है। लार्ज सेल के अंदर क्या होगा? लार्ज सेल के अंदर आपको न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। न्यूक्लियर टू द साइटोप्लाज्मिक रेशियो सेम रहती है, जबकि स्मॉल के अंदर न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाती है और माइल्ड न्यूक्लियर हाइपोक्रोमेसी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको डिस्प्लास्टिक नोडुल देखने को मिलती है। यह हेपेटोसेलुलर एडिनोमाइस की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, खासतौर पर बीटा कैटेनिन जीन म्यूटेशन वाला, क्योंकि इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। बीटा कैटेनिन जीन म्यूटेशन वाला, इसके अलावा हमारा इसका निमोनिक हिब है, हेपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर 1 अल्फा, और आई से क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेटरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आ जाएगा। इन्फ्लेमेटरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेनी है। तो बाकी इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर या तो ये यूनिफोकल हो सकता है या मल्टीपल डिस्क्रीट मैच बनाना शुरू कर देगा। ओके, यूनिफोकल हो सकता है, मल्टीफोकल हो सकता है। लाइक यहाँ कहते हैं मैं मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करूँ। यूनिफोकल लार्ज मैच, मल्टीफोकल या डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव है। यूनिफोकल के अंदर सर्कमस्क्राइब सिंगल मैच देखने को मिलेगा, मल्टीफोकल के अंदर मल्टीपल नोडुल देखने को मिलेंगे, या डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव देखने को मिलेगा। आगे माइक्रोस्कोपिक फीचर के अंदर वेल या मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होते हैं, नॉर्मल हेपेटोसाइट को रिजेंबल करते हैं, पोअरली डिफरेंशिएटेड में एटीपी देखने को मिलता है। सेल थिक प्लेट या ट्राइबिकुलर में ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। इसका एक वेरिएंट है जिसको फाइब्रोलैमेलर वेरिएंट कहते हैं। फाइब्रोलैमेलर वेरिएंट में पैरेलल लैमेला ऑफ कोलेजन बंडल देखने को मिलेगा। नंबर 1 लार्ज पॉलीगोनल सेल होगा जिनका ग्रैनुलर या ऑन्कोसिटिक साइटोप्लाज्म होता है ड्यू टू हेपेटिक माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2 वेसिकुलर न्यूक्लियस विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई आपको देखने को मिलता है। नंबर 3 पैरेलल लैमेला ऑफ डेंस कोलेजन ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ये हो गया। और उसका टीमर मार्कर क्या? अल्फा बीटा प्रोटीन है। टीमर मार्कर क्या? अल्फा बीटा प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यू आ सकता है, क्लैट्सकन ट्यूमर आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये भी तैयार हो जाएगा। ओके, तो ठीक है। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वाला, अच्छा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर क्या होता है? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी, मेटाबॉलिक डिजीज लाइक हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, या इसके अलावा क्या हो सकता है? अफ्लाटॉक्सिन है, या फिर जीन म्यूटेशन p53 बीटा कैरोटीन पेप्टाइड की वजह से आपको देखने को मिल सकती होती है। तो हमने मॉर्फोलॉजी को रिवाइज कर लिया है। ओके, हमने प्रीकर्सर लिगेंड को भी तैयार कर लिया है। ठीक है, तो अब वो क्या पूछ रहा है? अल्फा बीटा प्रोटीन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। ओके, एटियोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे क्या होगा? हेपेटाइटिस बी वायरस, क्योंकि इन ताइवान हेपेटाइटिस बी प्रीडोमिनेंट और ये वर्टिकल ट्रांसमिशन की वजह से होता है, ये मुझे नहीं पता था। ओके, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एसाइटिस इन दिस पेशेंट? तो सिरोसिस होगी ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज, उसकी वजह से क्या होगा? पोर्टल वीनस सिस्टम डिमिनिश हो जाएगा, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस डेवलप हो जाएगी। खासतौर पर एसाइटिस के डेवलप करने के 4 मैकेनिज्म होते हैं। ओके, एक तो हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन आ जाएगी, साइनसोइडल हाइपरटेंशन आ जाती है। ओके, एबनॉर्मल या ये आपको इंक्रीज हेपेटिक लिम्फ फ्लो देखने को मिल सकता है, या हाइपोएल्ब्यूमिनुमिया इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हमने इसको भी देख लिया है, ये भी हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। इसके बाद रिस्क फैक्टर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके,
इसके बाद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर ऑलरेडी डिस्प्लास्टिक नोड्यूल जो कि हाई ग्रेड के हो सकते हैं, लो ग्रेड के हो सकते हैं, बाकी इसका रिस्क फैक्टर। अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। 3 मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ऑफ ट्यूमर बाय वायरस। कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस बी वायरस है। तो नंबर 1 रिपीटेड साइकिल ऑफ नेक्रोसिस एंड रीजनरेशन की रिपीटेड साइकिल ऑफ नेक्रोसिस एंड रीजनरेशन देखने को मिलेगी। नंबर 2 जीनोमिक इंसर्शन देखने को मिलती है, प्रोटॉन को जीन की एक्टिवेशन देखने को मिलती है। लास्ट में जो एक्स जीन है इसका हेपेटाइटिस बी वायरस का एचबीवी एक्स प्रोटीन को इनकोड करेगा जो कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होती है बहुत सारी जीन का। और ये या तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होती है या ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनएक्टिवेट करता है। कि वो कौन-कौन से जीन होते हैं? p53 होते हैं, टर्ट होते हैं, उसके अलावा आपके बीटा कैटेनिन आ जाती है। फाइब्रोलैमेलर के अंदर प्रोटीन काइनेज सेम एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो 3 मैकेनिज्म कौन से? नंबर 1 रिपीटेड साइकिल ऑफ लिवर नेक्रोसिस के पहले क्या होगा? लिवर को नुकसान पहुंचाएगा, क्रोनिक इंजरी, इन्फ्लेमेशन होगा, यानी पहले क्रोनिक इंजरी होगी। जैसे 5 स्टेप यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ओके, तो पहले यहाँ 5 स्टेप्स कहाँ गए? हाँ, 5 स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको एक और कवर होगा। अच्छा, पहले सेल डेथ या नेक्रोसिस होगी, ये हो गया सेल डेथ या नेक्रोसिस। उसकी वजह से डी इन्फ्लेमेशन होगी। ओके, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा? ये पहले सेल की डेथ हुई, इंजरी हुई है, फिर इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगी? हेपेटोसाइट की रीजनरेशन देखने को मिलेगी। ओके, फिर रीजनरेशन के बाद क्या होगा? पुअर रेगुलेशन ऑफ हेपेटोसाइट रेप्लिकेशन। हेपेटोसाइट की रेप्लिकेशन की पुअर रेगुलेशन है विद इंक्रीज सेल टर्नओवर, और लास्ट में फाइब्रोसिस और सिरोसिस हो जाएगा। तो सेल डेथ, नेक्रोसिस को पहले रट्टा मारना है, फिर इन्फ्लेमेशन की तरफ जाना है, इन्फ्लेमेशन से आपने रीजनरेशन की तरफ जाना है, रीजनरेशन सही तरह नहीं हो पाएगी और इसकी वजह से क्या होगा? फाइब्रोसिस और सिरोसिस हो जाएगा। क्लियर? ये आपका रट्टा लग गया। तो ये भी हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया। अच्छा, 3 मैकेनिज्म क्या? रिपीटेड साइकिल ऑफ लिवर नेक्रोसिस और रीजनरेशन आ जाएगा। नंबर 2 जीनोम, जो जीनोम ऑफ एचबीवी है वो इंटीग्रेटेड हो जाएगा होस्ट डीएनए में, और प्रोटॉन को जीन की एक्टिवेशन करा देगा जिससे ट्यूमर हो जाएगा। एक्स जीन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि एचबीएक्स को इनकोड करता होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है बहुत सारी चीज का। अच्छा, ये भी हो गया है। ओके ओके, ये भी हो गया है। ऑलमोस्ट कैंसर वाला तो टॉपिक हो गया है। अच्छा, प्रीकर्सर लिगेंड, हेपेटोसेलुलर एडिनोमा, स्मॉल सेल चेंज, लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल, हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल है। बाकी ये भी रिस्पेक्टर हो गया। ओके, अल्कोहलिक पेशेंट है, पेशेंट मर गया है, टॉप्सी की गई है। यहाँ पे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अल्कोहलिक लिवर डिजीज सही किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे उसने सब चीज़ें एक्सप्लेन किया कि ये क्या किस वजह से यहाँ पर अल्कोहलिक लिवर डिजीज है। बाकी अल्कोहलिक लिवर डिजीज की मॉर्फोलॉजी तैयार कर लेते हैं। ओके ओके, तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज की पहले मॉर्फोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज की ओके, तो ये आ जाएगा अल्कोहलिक लिवर डिजीज नहीं है तो हेपेटाइटिस की है, एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस की है। ओके, तो ये आ जाएगा अल्कोहलिक लिवर डिजीज। ओके, तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में आपको 3 पैटर्न देखने को मिलते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सेंट्रल लोबुलर जोन से होता है। नंबर 1 हेपेटिक स्टीटोसिस होता है। हेपेटिक स्टीटोसिस, अच्छा स्केच को आपको बनाना है। हेपेटिक नॉर्मल लिवर है। ओके, पहले स्टीटोसिस होगी, स्टीटोसिस, फिर वो जाएगा हेपेटाइटिस में जाएगा और हेपेटाइटिस से वो सिरोसिस में जाएगा। ठीक हो गया। ओके, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकती होती है। ओके, तो यहाँ पर इसने सिनेरियो के अंदर माइक्रोस्कोपिक बोला था इसने। अच्छा, ग्रोस में उसकी सिरोसिस की लिख दिया कि पैरेन्काइमल नोड्यूल सराउंडेड बाय द डेंस बैंड्स ऑफ फाइब्रोसिस थ्रू आउट द लिवर, जो कि नॉर्मल स्मूथ लीवर कैप्सूल को कन्वर्ट करते हैं कि बम्पी सरफेस के ऊपर विद द डिप्रेस्ड एरिया ऑफ स्कारिंग एंड द बल्जिंग रीजनरेटिव नोड्यूल। तो ये तो आ जाएगा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। ओके, और इसमें आपको थिन इनकम्प्लीट स्कार देखने को मिलेगा। थिन इनकम्प्लीट स्कार और डक्टुलर रिएक्शन है। बाकी माइक्रोस्कोपी के अंदर इसने हेपेटिक स्टीटोसिस को लिखा हुआ है। हेपेटिक स्टीटोसिस में आपको लिपिड की एक्युमुलेशन होती है। हेपेटोसाइट में लिपिड की एक्युमुलेशन पहले स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं, फिर वो लार्ज ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देती है। माइक्रोस्कोपिकली जो फैटी लिवर है ना, वो काफी ज्यादा इलाज होता है, सॉफ्ट येलो होता है, ग्रीजी होता है। स्टीटोसिस को दो में डिवाइड करते हैं, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर। जो मैक्रोवास्कुलर प्रीडोमिनेंट है, जबकि अल्कोहलिक फैमिली डिजनरेशन भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? ओके, बाकी बैलून हिपैटोसाइट है। बैलून हिपैटोसाइट ये स्वैलन हिपैटोसाइट होते हैं जिनका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म क्लियर आउट हो चुका है, साइटोस्केलेटल डैमेज है। फॉर एग्जांपल हमारे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है केराटिन 8 और केराटिन 18, ये पार्शियली डिग्रेडेड और यूबिक्यूटिनेटेड देखने को मिलती है। और जो बैलून हिपैटोसाइट है ये आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में देखने को मिल सकता है, विल्सन डिजीज, इन सब में देखने को मिल सकता है। बाकी इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस है। ठीक है, इसमें आपको न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल सकती है। फिर पेरीसेलुलर या वेन्युलर फाइब्रोसिस है जो कि जोन 3 से स्टार्ट होगी, जिसको चिकन वायर कहते हैं। ठीक है, फिर ये पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस करवाना शुरू करता है, फिर ब्रिजिंग फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस करवा देगा जो कि माइक्रोनोडुलर सिरोसिस होती है, जिसको लेनिक सिरोसिस कहते हैं। और फ्लेबोस्क्लेरोसिस और वीनो ऑक्लूसिव डिजीज के बाद उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता। ओके, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। इसके बाद प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस। तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ओके,
50 में होती है प्राइमरी स्क्लेरोसिस प्लानिंजाइटिस, 30 में देखने को मिलती है। फीमेल में होती है, मेल में होती है। ये शॉगरेन सिंड्रोम स्क्लेरोडर्मा या थायराइड की वजह से होती है, जबकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की वजह से होती है। इसकी सीरोलॉजी में ये एंटीमाइक्रोकुलर एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, एएनए पॉजिटिव होती है, जबकि ये पीएन का पॉजिटिव होती है। इसकी रेडियोलॉजी नॉर्मल है, जबकि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर एंड द बीटिंग ऑफ लार्जर बाइल डक्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रूनिक और स्मॉलर डक्ट है। ओके, इसमें आपको फ्लोरी डक्ट लीजन देखने को मिलती है, लॉस ऑफ स्मॉल डक्ट, जबकि यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेजिया, तो उसमें आपको क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखने को मिलते हैं? इसमें कौन से दो एंजाइम ज़्यादा होंगे? माइनर ट्रांसफेरेज ज़्यादा होंगे, एएलटीएसटी और अल्कलाइन फास्फेटेज, इसका लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। इसमें इसका निमोनिक है पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, लाइक पोर्टल एडिमा हो जाएगा, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन एंड डक्टुलर रिएक्शन है, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ हेपेटिक बाइल डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट और सिरोसिस भी आपको देखने को मिल सकती होती है। इसके बाद इनोमिनेट द एनी टू कॉजेस ऑफ अनकॉन्जुगेटेड हाइपोग्लिसरीमिया। तो अनकॉन्जुगेटेड हाइपोग्लिसरीमिया एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, फॉर एग्जांपल हेमोलिटिक एनीमिया, रिजॉर्प्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इंटरनल हेमरेजेस, या इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, फॉर एग्जांपल पर्निशियस एनीमिया, थैलेसीमिया, या रेड्यूस हेपेटिक अपटेक की वजह से हो रहा है, फॉर एग्जांपल का कोई ड्रग इंटरफेयर करिए मेम्ब्रेन कैरियर सिस्टम के साथ, या गिलबर्ट में आ जाएगा, या इम्पेयर्ड बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन है, फॉर एग्जांपल न्यूनेटल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ओके, बीटा ग्लूकोनाइडेसिस इन मिल्क है, या जेनेटिक डेफिशिएंसी है जिसको केगल नजर सिंड्रोम टाइप 1 टाइप 2 गिलबर्ट कहते हैं। जबकि कॉन्जुगेटेड के अंदर क्या होगा, कैनालिकुलर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में मसला आ गया, लाइक ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, ब्रॉटर सिंड्रोम है, हेपेटोसेलुलर डिजीज लाइक वायरल या ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस है, या इम्पेयर्ड ब्लड बाइल फ्लो आ जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आ जाती है। अब हम आगे देख लेते हैं। ओके, ये भी चीज़ हो गई है। बाकी पैथोजेनेसिस लिखी हुई है कि अगर म्यूटेशन होती है ATP7B में होती है तो लैक ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा बैल के अंदर सिटोप्लाज्मिन की वजह से। तो कॉपर हेपेटोसाइट में एक्युमुलेट होगा, हेपेटोटॉक्सिक होता है, हेपेटोसाइट टॉक्सिसिटी की वजह से टिश्यू में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे टिश्यू में हो जाएगा, लाइक लीवर के अंदर सिरोसिस करा देगा, ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, बेसल गैंग्लिया में पार्किंसन करा देगा, कॉर्निया के अंदर किससे फ्लशरिंग करवा देगा। ठीक है, तो विल्सन डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। इसके बाद एक्सप्लेन करा अल्कोहलिक लिवर डिजीज में आपको 3 पैटर्न देखने को मिलते हैं, स्टीटोसिस, अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस और लास्ट में फाइब्रोसिस आ जाएगा। तो ये अर्ली है, ये आपको इसमें आपको इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस है, ब्रिजिंग फाइब्रोसिस है, लेनिक नेक्रोसिस है, रीजनरेटिव नोड्यूल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिपिड की एक्युमुलेशन हेपेटोसाइट में देखने को मिलती है। पहले स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं, फिर वो मिलकर बड़े ड्रॉपलेट बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि यहाँ पे आपको मेलोरी बॉडीज देखने को मिलती होती है। क्या देखने को मिलती है, मेलोरी बॉडीज देखने को मिलती है। और ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अल्कोहलिक लिवर डिजीज वाला यहाँ पर। ओके, चिकन वाइट फैटर देखने को मिलता है। ठीक है, ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या देखने को मिलता है, बैलून हेपेटोसाइट आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस आ जाएगा, लास्ट में पेरीविनुलर या पेरीसेलुलर फाइब्रोसिस आ जाएगा, और फाइनली चिकन वाइट से पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस में ब्रीजिंग फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि माइक्रोनोडुलर होती है, जिसको लेनिक नेक्रोसिस कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इसके बाद है कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ओके, कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस में लोबुलर इन्फ्लेमेशन होती है और हेपेटोसेलुलर इंजरी होती है। क्रॉनिक के अंदर पोर्टल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। ब्रीजिंग नेक्रोसिस कैन अकर इन द सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस, आपकी फाइब्रोसिस आपको क्रॉनिक में देखने को मिलती है। डक्युलर रिएक्शन भी आपको क्रॉनिक में देखने को मिलता है। ओके, तो आप कंपेयर कर सकते हो दोनों हेपेटाइटिस वालों को। ठीक है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस में लोबुलर, जबकि हेपेटोसेलुलर इंजरी होगी, जबकि क्रॉनिक में क्या होगा, डेंस पोर्टल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। ब्रीजिंग नेक्रोसिस आपको सीवियर एक्यूट में देखने को मिलती है। फाइब्रोसिस आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलती है। डक्टुलर भी आपको क्रॉनिक में देखने को मिलता है। लीवर बायोप्सी आप डायग्नोसिस करते हैं, एक्टिविटी ग्रेडिंग में देखते हैं और फाइब्रोसिस वगैरह करते होती है। क्लियर, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम देख लो। हेपेटोसाइट इंटीग्रिटी के जो एंजाइम है ना, वो सीरम EST, ELT और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है। बिलियरी एक्सक्रीटरी के अंदर सीरम बिलिरुबिन, यूरिन बिलिरुबिन और सीरम बाइलिक एसिड आ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइम के अंदर सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज आ जाएगा। हेपेटोसाइट सिंथेटिक फंक्शन में एल्ब्यूमिन कोआगुलेशन फैक्टर आ जाएगा। हेपेटोसाइट मेटाबॉलिज्म में सीरम अमोनिया और अमीनो पायरेट टेस्ट आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। बाकी लिवर सिरोसिस के काजेस पूछे, हेपेटाइटिस बी, सी, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, नॉन अल्कोहलिक की वजह से हो सकता है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपको पैरेन्काइमा नोड्यूल देखने को मिल सकते हैं, जो कि सराउंडेड होते हैं डेंस फाइब्रस बैंड से, जो कि लीवर के स्मूथ कैप्सूल को कन्वर्ट करते हैं कि बम्पी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तीन इनकम्प्लीट स्कार होती है, जबकि माइक्रोस्कोपी में आपको एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस या कोलेजन डेपोजिशन देखने को मिलता है, नोड्यूल देखने को मिलेगा, स्कारिंग देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिल सकती है। बाकी लिवर सिरोसिस के कॉजेस वगैरह देख चुके हैं। फोर इंपॉर्टेंट प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन सिरोसिस। तो नंबर 1 पहले क्या होगा, डेथ ऑफ द लिवर सेल विद द लॉस ऑफ आर्किटेक्चर है। ओके, नंबर 2 फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ हेपेटिक स्टीरियड सेल, रीजनरेटिव नोड्यूल बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर वैस्कुलर रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है कि जो पैरेन्काइमल डैमेज और फाइब्रोसिस है वो डिसरप्ट कर देगा। पहला डेथ ऑफ लिवर सेल विद द लॉस ऑफ आर्किटेक्चर, नंबर 2 फाइब्रोसिस, नंबर 3 रीजनरेटिव नोड्यूल, लास्ट में वैस्कुलर आपको देखने को मिलती है। क्लियर, अब
पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से साइटिस, कंजेस्टेड स्प्लीनोमेगाली, पोर्टोसिस्टेमिक शंट, स्प्लीनोमेगाली आ जाएगा। ओके, साइटिस, पोर्टोसिस्टेमिक शंट, हेपेटोरेनल सिंड्रोम है। डिटॉक्सिफिकेशन ना होने की वजह से गायनिकोमास्टिया, स्पाइडर एंजियोमा, जॉन्डिस आपको देखने को मिल सकता है। और फिर डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से हाइपोअल्बुमिनुमिया देखने को मिलेगा। कोगुलोपैथी देखने को मिलती होती है, ठीक है। और जो सिरोसिस के अंदर जो कोलेजन टाइप 1 और टाइप 3 डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हेपेटाइटिस के सिनेरियोज हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर ये देख लेना ग्रेडिंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। फुल लेंथ पास पेपर, फाइब्रोसिस आ जाएगा, लोबुलर इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, पीसमेल नेक्रोसिस और पोर्टल इन्फ्लेमेशन।